मनोज कुमार कह लीजिए या फिर इन्हें कह लीजिए भरत कुमार, अपनी फिल्मों से इन्होंने लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा खूब बुलंद किया। ये केवल एक एक्टर नहीं बल्कि एक बेमिसाल स्क्रिप्ट राइटर और शानदार डायरेक्टर भी हैं। किस्सा टीवी आज आपको महान मनोज कुमार की जिंदगी की कहानी बताएगा। बंटवारे का दर्द लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए मनोज कुमार कैसे फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचे और इनका फिल्मी सफर कैसा रहा, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश इंडिया के एबटाबाद में हुआ था। माँ बाप ने इनको नाम दिया हरिकिशन गिरी गोस्वामी। हालांकि इनके बचपन का काफी वक्त लाहौर में गुजरा था। लाहौर से पहले कुछ महीने ये अपने पुश्तैनी गांव में भी रहे, जिसका नाम है जंडियाला शेर खां, जो कि शेखुपुरा जिले में मौजूद है। आज के दौर में ये सभी इलाके पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जंडियाला शेर खां नाम का जो गांव इनका पुश्तैनी गांव रहा है, उसी गांव में वारिस शाह नाम के महान पंजाबी सूफी कवि भी जन्मे थे। ये महज 10 साल के थे जब भारत का विभाजन हुआ और इनके माता पिता अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गए। तमाम मुश्किलों से गुजरते हुए किसी तरह इनके माता पिता इन्हें और अपने बाकी परिवार को लेकर दिल्ली के किंग्सवे रिफ्यूजी कैंप में आ गए और फिर इनका काफी वक्त यहीं पर गुजरा। रिफ्यूजी कैंप में रहने के दौरान इनकी माँ और इनका एक छोटा भाई बीमार रहने लगे। माँ और भाई को इलाज के लिए ये 30 हज़ारी हॉस्पिटल ले गए। दोनों को वहां भर्ती करा दिया गया, लेकिन उस दौर में भी दिल्ली दंगों की आग से झुलस रही थी। जैसे ही दंगे शुरू होते और सायरन बजता तो अस्पताल में मौजूद सभी डॉक्टर और नर्स भागकर बेसमेंट में छिप जाते थे। एक दफा ऐसे ही जब डॉक्टर और नर्सें बेसमेंट में छिपे थे तो इनके भाई की तबीयत बेहद खराब हो गई। मनोज कुमार ने डॉक्टरों से काफी गुहार की कि उनके भाई को बचा लें, लेकिन अपनी जान के खौफ में डूबे डॉक्टर इनके भाई को देखने नहीं आए। 2 साल के इनके छोटे भाई ने आखिरकार दम तोड़ दिया। भाई की इस तरह से हुई मौत को मनोज कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने एक लाठी उठाई और किसी तरह बेसमेंट में घुस गए। इसके बाद इन्होंने बेसमेंट में छिपे हर डॉक्टर और नर्स की पिटाई की, लेकिन जब इनके पिता को इस घटना का पता चला तो उन्होंने मनोज कुमार को बहुत डांटा। पिता ने इनसे कसम ली कि भविष्य में कभी भी किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। पिता की दी उस कसम का असर ये रहा कि उस घटना के बाद फिर दोबारा कभी मनोज कुमार ने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले मनोज कुमार फिल्मों में कैसे आए, ये किस्सा भी कुछ कम फिल्मी नहीं है। दरअसल एक दफा इनके रिफ्यूजी कैंप में दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू दिखाई गई। उस फिल्म में दिलीप साहब की पर्सनैलिटी से मनोज कुमार बेहद प्रभावित हुए। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 12 साढ़े 12 साल ही थी, लेकिन उसी समय फिल्मी दुनिया के चार्म ने मनोज कुमार को अपना दीवाना बना लिया। कुछ दिनों बाद इन्होंने दिलीप कुमार की एक और फिल्म देखी जिसका नाम था शहीद। जहां जुगनू फिल्म के आखिर में दिलीप कुमार की मौत हो जाती है, तो वहीं शहीद में भी दिलीप कुमार अंत में नहीं रहते हैं। छोटे और भोले भाले मनोज कुमार को यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर कैसे कोई इंसान 2 बार मर सकता है। मनोज कुमार इसी सोच में गुम थे कि इनकी मां ने इनके गुमसुम रहने की वजह पूछी। इन्होंने मां से पूछा, मां, एक आदमी कितनी दफा मरता है? मां ने जवाब दिया, 1 बार। मनोज बोले, और अगर कोई 2-3 बार मरे तो? मां ने कहा, फिर वो कोई इंसान नहीं, फरिश्ता होता है। मासूम मनोज कुमार ने तभी फैसला किया कि आगे चलकर वो भी फरिश्ता बनेंगे। वक्त गुजरता गया और दिल्ली में रेफ्यूजी कैंप में रहने के दौरान मनोज कुमार दिल्ली के बेस्ट हॉकी और क्रिकेट खिलाड़ियों में भी गिने जाने लगे। इन्हीं दिनों में ही शशि नाम की युवती से इन्हें मोहब्बत हो गई और मोहब्बत की वो आग दोनों तरफ बराबर थी। शशि भी इन्हें
खूब चाहती थी और ये दोनों अक्सर दिल्ली में सिनेमा साथ देखने जाया करते थे। मनोज कुमार किस्मत वाले थे। आगे चलकर इनकी शादी इनकी प्रेमिका शशि से हुई। मनोज कुमार दिल्ली में ही थे जब इनकी मुलाकात इनके कजिन से हुई जिनका नाम लेखराज भाकरी था और जो उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में नामी डायरेक्टर थे। अपनी एक फिल्म के प्रीमियर के सिलसिले में वो मुंबई से दिल्ली आए थे। मनोज कुमार को देखते ही लेखराज भाकरी बोले, तुम तो हीरो जैसे दिखते हो। बचपन से ही हीरो बनने का ख्वाब देखने वाले मनोज कुमार ने उन्हें जवाब दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे हीरो बना ही दीजिए। लेखराज भाकरी ने इनसे कहा, समय निकालकर मुंबई आओ, फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेखराज भाकरी के बुलावे पर मनोज कुमार ने दिल्ली से मुंबई जाने का फैसला कर लिया। अपने माता पिता से इजाजत लेकर 9 अक्टूबर 1956 को ये मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद शुरू हुआ वो संघर्ष जिसकी आग में तपकर ही कोई इंसान एक कलाकार रूपी सोना बनता है। मनोज कुमार के कई भाई थे जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन लेखराज भाकरी ने इनसे कह दिया था कि फिल्मों में काम करने के लिए पहले तुम्हें खुद को बहुत ज्यादा घिसना होगा। मनोज कुमार किसी तरह अपना गुजारा मुंबई में करने लगे। चूंकि मनोज कुमार एक लेखक भी थे तो कई फिल्मों के लिए इन्होंने कहानियां लिखी। इनकी कुछ कहानियों पर फिल्में भी बनी, लेकिन इन्हें उनके लिए कोई क्रेडिट नहीं मिला। हालांकि कहानी के बदले इन्हें पैसे जरूर दिए गए और उसी पैसे से मुंबई में इनका खर्च चल रहा था। फिर साल 1957 में इनके कजिन लेखराज भाकरी ने फिल्म फैशन बनाई। उस फिल्म में पहली दफा मनोज कुमार को एक्टिंग करने का मौका दिया गया। 20 साल के मनोज कुमार को उस फिल्म में एक सीन दिया गया था और उस एक सीन में भी ये 90 साल के भिखारी बने थे। बुरी तरह नर्वस हो रहे मनोज कुमार ने जैसे तैसे वो रोल निभा लिया। इसके बाद मनोज कुमार ने सहारा और चांद जैसी फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल किए। आखिरकार साल 1961 में आई फिल्म कांच की चूड़ियां में ये पहली दफा बतौर हीरो रुपहले पर्दे पर नजर आए। इनकी पहली हीरोइन थी सईदा खान। हालांकि ये फिल्म चल नहीं पाई। इसके बाद आई पिया मिलन की आस, सुहाग सिंदूर और रेशमी रुमाल नाम की फिल्मों में भी ये हीरो बने थे, लेकिन ये फिल्में भी फ्लॉप साबित हुई। मगर साल 1962 में आई इनकी फिल्म हरियाली और रास्ता ने इनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये इनकी पहली सफल फिल्म रही। इसके बाद तो मनोज कुमार ने एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। डॉक्टर विद्या, शादी, बनारसी ठग, घर बसा के देखो, वो कौन थी, अपने हुए पराए, शहीद, गुमनाम, दो बदन, पत्थर के सनम। इन कुछ फिल्मों से मनोज कुमार लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और फिर साल 1967 में वो फिल्म आई जिसने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया। 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार में मनोज कुमार के किरदार का नाम भारत था। इत्तेफाक से मनोज कुमार ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे थे। मनोज कुमार ने ये सोचकर अपने किरदार का नाम भारत रखा कि असली भारत तो गांवों में ही बसता है और उनकी फिल्म उपकार एक गांव की ही कहानी है। उपकार फिल्म जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म की सफलता ने मनोज कुमार को लोकप्रियता के शिखर पर ला खड़ा किया। लोग उन्हें मनोज कुमार की जगह भारत कुमार कहने लगे। इसके बाद तो आगे भी कई फिल्मों में इनके किरदार को भारत नाम दिया गया। इसी नाम से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूं है कि एक दफा मनोज कुमार अपने परिवार के साथ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। चूंकि मनोज कुमार तब तक सिगरेट पीना शुरू कर चुके थे तो खाना खाने के बाद उन्होंने सिगरेट सुलगा ली। मनोज कुमार को सिगरेट पीते देखकर वहां मौजूद कुछ लोग काफी खफा हो गए। उन्होंने मनोज कुमार को लगभग डांटते हुए कहा कि तुम भारत कुमार हो और इस तरह खुलेआम सिगरेट पी रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस घटना का मनोज कुमार पर गहरा असर हुआ। इसके बाद तो मनोज कुमार ने पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना बंद कर दिया। फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी वो छिपकर सिगरेट पीते थे, ये सोचकर कि कहीं कोई फोटोग्राफर फोटो न खींच ले। इसके अलावा मनोज कुमार ने ऐसी फिल्मों में काम करने से इनकार करना शुरू कर दिया जिसमें उन्हें हीरोइन के नजदीक जाना हो। अपने जीवन से जुड़ा एक किस्सा
किस्सा शेयर करते हुए मनोज कुमार कहते हैं कि जब लाल किले में प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान पर अंग्रेजों ने गद्दारी का मुकदमा चलाया था तो लाहौर में इन तीनों के समर्थन में निकलने वाले जुलूसों में ये भी शामिल हो जाते थे। उन जुलूसों में नारा लगता था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज। एक दिन इनके पिता ने इनसे पूछा कि इस नारे का मतलब जानते हो? इन्होंने जब इनकार किया तो इनके पिता ने उस पूरी घटना के बारे में इन्हें बताया। इसी दौरान देश का विभाजन हो गया और इनके परिवार को भी विस्थापित होना पड़ा। किसी तरह इनके पिता अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। 14 अगस्त की रात को मनोज कुमार ने देखा कि इनके पिता दीवार में सिर मार रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। दरअसल भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों में इनके पिता के भाई यानी इनके चाचा जी भी मारे गए थे। 14 अगस्त की वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगले दिन यानी 15 अगस्त की सुबह इनके पिता इन्हें लेकर लाल किले पहुंचे। यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण पर इनके पिता जमकर तालियां बजा रहे थे। साथ ही बार बार जय हिंद नारा भी लगा रहे थे। मनोज कुमार कहते हैं कि यही वो लम्हा था जब देश के प्रति इनके मन में अपार प्रेम और श्रद्धा भर गई। आगे चलकर अपनी फिल्मों के जरिए इन्होंने भारत के लोगों को कुछ बड़े पॉजिटिव मैसेजेस देने की कोशिश की और देश की तरक्की में इस तरह से अपना योगदान दिया। मनोज कुमार की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि इनकी शादी इनकी प्रेमिका शशि से हुई थी। शशि से इनको 2 बेटे हुए, विशाल और कुणाल। जहां इनके बेटे विशाल ने प्लेबैक सिंगिंग में अपनी किस्मत आजमाई तो वहीं इनके दूसरे बेटे कुणाल ने एक्टिंग में खुद को आजमाया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इनके दोनों बेटे इनके जैसा मुकाम हासिल करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। इनके छोटे भाई राजीव गोस्वामी ने भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिल पाई। वहीं मनोज कुमार को मिले अवार्ड्स का जिक्र करें तो फिल्म उपकार के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया था। उपकार को फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, लेकिन इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिल पाया था। फिल्म बेईमान के लिए इन्हें फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा था। फिल्म शोर के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड दिया गया। तो वहीं फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए इन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया। साल 1999 में फिल्म फेयर ने मनोज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। फिल्म उपकार के लिए ही इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। साल 2016 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 1992 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिस दिलीप कुमार को देखकर मनोज कुमार ने फिल्मों में फरिश्ता बनने का ख्वाब देखा था, उन्हीं दिलीप कुमार के साथ मनोज कुमार ने पहली दफा साल 1968 में आदमी फिल्म में काम किया था। उसके बाद साल 1981 में एक बार फिर दिलीप कुमार के साथ मनोज कुमार की जोड़ी जमी फिल्म क्रांति में, और इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया था। मनोज कुमार की उम्र अब 84 साल से ज्यादा हो गई है। उम्र के इस पायदान पर वो फिल्मों में काम करना बंद जरूर कर चुके हैं, लेकिन आज भी मनोज कुमार खुद को रिटायर नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि उम्र महज एक आंकड़ा है। आज भी अपने सीने में वो अपना बचपन जिंदा रखते हैं। मनोज कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री को जो अपना योगदान दिया है वो कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता, और इसके लिए किस्सा टीवी मनोज कुमार को सैल्यूट करता है। मनोज कुमार जैसा अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में कभी हो नहीं सकता। मनोज कुमार की अच्छी सेहत के लिए किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है। जय हिंद।